गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति, सूफी एंड ट्रेडिशन वो डिस्कस कर रहे थे। इसका टाइम पीरियड 8 से लेके 18th सेंचुरी है। इसमें हम रिलीजियस बिलीव्स और डिवोशनल टेक्स्ट्स में क्या चेंजेस आए, इस पूरे चैप्टर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि जो सूफी सेंट्स पोएट्स होते हैं, सेंट्स जो कि म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस करते थे, वो लोग ओरली कंपोज करते थे, लेकिन बाद में जो उनके डिसाइपल्स जो उनको फॉलो करते हैं या उनके डिवोटीज, एक तरीके से जो उनके भक्त होते हैं, उनकी डेथ के बाद इन सबको कंपाइल यानी कि इकट्ठा कर दिया करते थे। लेकिन इस चीज में कभी कभी जो ओरिजिनल मैसेज होता था वो कहीं गुम सा हो जाता था, क्योंकि सब अपने तरीके से मॉडिफाई करते जाते थे चीजों को। फिर हमने आगे देखा कि कैसे विष्णु, शिवा एंड गॉडेस इनको पूजा जाने लगा। ये मेजर डेटीज थे उस वक्त के। और इसमें हमने देखा कि जो संस्कृत पुराणिक टेक्स्ट थे उसमें वुमेन और शूद्रास को वो एक्सेसिबल नहीं थे। और हमने यहाँ पे जगन्नाथ जी का भी एग्जाम्पल देखा था, उड़ीसा का, कि मैं आपको पिक्चर में बताया था कि ये जगन्नाथ हैं, ये उनकी सिस्टर सुभद्रा और ये उनके बड़े भाई बलराम। तो ये एक फोटो है और ये वहाँ के ट्राइबल्स बनाते हैं, आज भी वुड में ये इमेजेस बनती हैं। फिर हमने आगे देखा था कि कैसे जो गॉडेस हैं उनको वाइफ के तौर से कनेक्ट किया जाता है मेल डेटी की, जैसे कि लक्ष्मी जी विष्णु जी की वाइफ, पार्वती जी शिव जी की वाइफ, इस तरीके से। और एक हमने डिफरेंस देखा था, वो था तांत्रिक वर्शिप। ये जो लोग तांत्रिक वर्शिप में बिलीव करते हैं, ये कोई कास्ट का बाउंड नहीं होता, मेन वुमेन कोई भी इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता है। मोस्टली जो शैविज्म यानी कि जो शिव जी को मानते हैं या फिर बुद्धिज्म के जो लोग हैं वो इन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये लोग वेद को सुप्रीम नहीं मानते। ये आगे आप पढ़ोगे कि वेदास को सुप्रीम नहीं मानते कौन, जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। पहले अग्नि, इंद्र और सोम को प्रिंसिपल डेटी माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो मार्जिनलाइज हो गए और विष्णु, शिवा और गॉडेस ये एक मेजर रोल प्ले करने लगे और इनकी डिवोशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर हमने देखा कि कैसे अलग अलग ट्रेडिशंस में, जैसे कि बौद्धिज्म और जैनिज्म में, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट या एक तरीके से ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो हिंदू में जो विष्णु जी के फॉलोअर्स हैं वो उन्हें सुप्रीम मानते हैं, जो शिव जी के फॉलोअर्स हैं वो उन्हें सुप्रीम मानते हैं। तो ऐसे करके भक्ति में आपको यहाँ पे वर्शिप में ये आइडियोलॉजी दिखती है। फिर हमने आगे पोएम्स ऑफ प्रेयर्स की बात करते हुए हमने ये कहा था कि जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल लोग होते हैं, जो उनका फ्रेमवर्क है, वो ये मानते थे कि इनका ये कंटेंट लोअर कास्ट के लिए है ही नहीं, और स्पेशली वुमेन के लिए भी। और ब्राह्मण्स अपने आप को एक इंटरमीडिएट, एक बीच का जरिया मानते थे गॉड और उनके डिवोटीज के बीच का। फिर हमने भक्ति के दो कैटेगरीज देखी, एक थी सगुण भक्ति जिसमें आप मूर्ति की पूजा करते हो, और दूसरी है निर्गुण भक्ति जिसमें कोई फॉर्म नहीं होता। जैसे अगर आप शिव जी की पूजा करो या विष्णु जी की पूजा कर रहे हो या आप उनके अवतार की पूजा कर रहे हो तो आप सगुण भक्ति कर रहे हो। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की, भगवान तो हर जगह है, अगर आप उस तरीके से पूजा कर रहे हो तो आप निर्गुण भक्ति कर रहे हो। तो ये अभी तक हमने किया था, एक तरीके से मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अलवर्स एंड नयानाज पे। तो इससे पहले हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साइड में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम अलवर्स एंड नयानाज की बात करेंगे। ये हम तमिलनाडु यानी कि अब हम साउथ इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो भक्ति मूवमेंट जो हुई ये लगभग 6th सेंचुरी में हुई थी। इसमें अलवर्स वो थे जो विष्णु जी को डिवोट थे, जो उनके डिवोटी थे, और नयनाज वो थे जो शिव जी के डिवोटी थे। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी जब हम आगे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलवर्स
तो वो विष्णु जी के साथ आपको हमेशा याद रखना है, वो उनके डिवोटेड हैं। और जो नयनाज हैं वो शिव जी यानी कि शिवा के फॉलोअर्स या डिवोटी हैं। अब अलवर्स एंड नयनाज जिन वो ट्रैवल करते थे अलग अलग जगहों पे, और जो उनके चोजन डेटी थे जैसे कि अलवर्स के विष्णु जी और नयनाज के शिव जी, तो वो उन्हीं के जो अलग अलग टेम्पल्स थे और उन सब जगहों पे वो विजिट किया करते थे और उनके लिए अलग अलग कॉम्पोजिशंस गाया करते थे, उनकी ही इमेजेस को वर्शिप किया करते थे। तो ठीक है, मतलब जिनका जो कनेक्ट कर रहे हैं जिससे, अगर अलवर्स विष्णु जी से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो उन्हीं की ही पूजा कर रहे हैं, नैना शिव जी से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो उन्हीं की ही पूजा कर रहे हैं। अब यहीं से एक मूवमेंट शुरू हुई, अलवर्स एंड नयानाज ने इनिशिएट की एक मूवमेंट। वो मूवमेंट थी अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। तो आप देख सकते हो कि अलवर्स एंड नयनाज ने सबसे पहला पॉइंट अगर आपको दिखे टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम, तो भक्ति मूवमेंट यहाँ से आपको दिखेगा कि इन्होंने ब्राह्मण्स की डोमिनेंस को खत्म करो और कास्ट सिस्टम हटाओ, इस तरीके की उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। यहाँ पे ये कुछ एक्सटेंड में अलवर्स और नयनाज इकट्ठे भी थे और डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से ये लोग आ रहे थे। ब्राह्मण से लेके आर्टिसन यानी कि जो कारीगर होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं, कल्टीवेटर्स किसान होते हैं, और इवन अनटचेबल्स कास्ट, इन सब रेंज ऑफ अलग अलग कैटेगरी से लोग मिल के यही सेम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कास्ट सिस्टम को हटाओ और डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स को हटाओ। अब अलवर्स और नयनाज के जो फॉलोअर्स थे वो अपनी पोजीशन कभी कभी वेदास जितनी इम्पोर्टेंट भी शो किया करते थे। देखो, वेद की ना एक अलग पोजीशन है, बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है, और नैनाज और अलवर्स की जो कॉम्पोजिशंस होती थी, जो वो प्रेज में अपने गॉड के लिए लिखते थे, वो उसे इक्वल इम्पोर्टेंट दिखाते थे वेदास के। अब इसके लिए आपका एक एग्जाम्पल है कि एक कॉम्पोजिशन है अलवर्स की, उन्होंने वन ऑफ द मेजर एंथ्रोपोलॉजीज ऑफ कॉम्पोजिशन बाय अलवर्स, तो वो इसे क्लेम करते हैं कि ये वेदास जितनी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से नलरई दिव्य प्रबंधम, इसे वो डिस्क्राइब करते हैं तमिल वेद। तो वो कहते हैं कि जो 4 वेदास हैं संस्कृत में, जो कि ब्राह्मण्स के थ्रू लिखे गए हैं या जो उनके थ्रू इनको बार बार चेंज करा जाता है, जो भी 4 वेदास हैं, वो क्लेम करते हैं कि तमिल वेद जो ये नलरई दिव्य प्रबंधम है, ये उसको उसी जितना इम्पोर्टेंट दिखाते हैं कि जितने 4 वेद इम्पोर्टेंट है उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे वेदा के केस में और ब्राह्मण्स के केस में वुमेन को और अनटचेबल्स को तो अलाउड ही नहीं था वेद पढ़ना, लेकिन जो इन केसेस में अलवर्स और नयनाज में आपको वुमेन डिवोटीज भी दिखती हैं, जैसे कि विष्णु जी के केस में तो मीरा का नाम सबसे ऊपर आता है कि वो कितनी बड़ी डिवोटी थी कृष्ण जी की। तो आपको ऐसे बहुत से फीचर्स दिखेंगे इस जगह पे जहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ वुमेन दिखेगी। इसमें एक एग्जाम्पल है कॉम्पोजिशन ऑफ अंदिल। ये एक वुमेन थी जो अलवर्स से बिलोंग करती थी, यानी कि ये विष्णु जी को डिवोटेड थी। वो उनके लिए गाना मतलब अलग अलग कंपोज करती थी, पोएम्स, सॉन्ग्स, और वो उनको अपने जो विष्णु जी की तरफ वो डिवोटेड थी, उनकी तरफ अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। इसी तरीके से एक और वुमेन थी करईकल अम्मेर, ये शिव जी की डिवोटी थी और इन्होंने एक एक्सट्रीम पाथ ऑफ एस्टिसिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। उनकी कंपोजिशंस आज भी नयनार ट्रेडिशन में प्रिजर्व्ड हैं। उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया था और बट उन्होंने ऑल्टरनेटिव ऑर्डर जैसे कि नन्स वगैरह को ज्वाइन नहीं किया था, और उनका एक जो एग्जिस्टेंस था वो एक पेट्रियार्कल नॉर्म की तरफ एक चैलेंज था, क्योंकि तब तक मेन ही मेन हर कॉम्पोजिशन में प्रिजर्व हो रही थी, उनमें सबसे ऊपर का रोल मेन का होता था और काफी इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। और ये करईकर अम्यार ये शिव जी की डिवोटी थी।
तो आपको कहीं कहीं पे वुमेन के भी एग्जाम्पल्स दिखते हैं। अब जो ये अलवर्स और नयनार्स थे, इनका स्टेट यानी कि वहाँ की जो रूलर जिनके पास पावर है, उनके साथ इनके रिलेशंस कैसे थे। तो तमिल में जब हम देखते हैं तो हमने देखा है कि छोटे छोटे चीफ्स होते थे और इन चीफ्स के पास काफी पावर हुआ करती थी। तो अलग अलग जो इम्पोर्टेंट चीफ डोम्स थे तमिल रीजन में फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम, इन्होंने देखा जैसे कि पल्लवास और पांड्यास, while Buddhism and Jainism had been prevalent in this region, क्योंकि वो चल ही रहा था और मर्चेंट्स और आर्टिसंस वगैरह जैनिज्म और बुद्धिज्म को सपोर्ट कर ही रहे थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि मेजर थीम्स इन तमिल भक्ति हाइम्स वो आपको ऑपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मिलेंगी, कि यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म एग्जिस्ट कर रहा था तमिल के कुछ जिलों, कुछ एरिया कह लो, चीफ डोम्स के एरियाज में, लेकिन जो वहाँ के जो कंपोजिशंस आपको मिलेंगी, भक्ति कंपोजिशंस, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के अगेंस्ट थी। और वो कंपोजिशंस पर्टिकुलरली आपको नयनार्स यानी कि जो शिवा के फॉलोअर्स हैं, आपको उनकी मिलेंगी। तो हिस्टोरियंस एक्सप्लेन करते हैं कि इनके बीच में एक तरीके से कंपटीशन था अलग अलग रिलीजन ट्रेडिशंस में, क्योंकि देखो बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, इसके बाद नयनार्स भी हैं और अलवर्स भी हैं। तो अब किंग सबको इक्वल अमाउंट ऑफ पैटर्नेज नहीं देगा, मतलब मनी बेसिकली जो सबको चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग टेम्पल्स बनाएंगे, बुद्धिज्म में वो अपना स्तूपास बनाएंगे और अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह यू नीड मनी। वो मनी आपको रॉयल जगहों से मिलती है, लेकिन किंग सबको इक्वल नहीं देगा। किंग का फेवर जिसको ज्यादा होगा उसको ज्यादा मिलेगा, ये फैक्ट है। तो इसीलिए इन सब में एक तरीके से कंपटीशन था रॉयल पैट्रनेज के लिए कि किसको ज्यादा पैट्रनेज मिल पाती है। अब चोला रूलर्स जो थे वो ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट करते थे, इसीलिए वो जमीन का दान देते थे विष्णु और शिवा टेम्पल्स के लिए। आपको साउथ में बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, और उसमें से एक एग्जाम्पल जो अभी हम बात कर रहे हैं उसमें से है शिवा का टेम्पल, यानी कि नयनार्स के उन्होंने पैट्रनेज किया होगा, इंक्लूडिंग दोज एट चिदम्बरम, तंजावर एंड गोलकोंडाई चोलापुरम। ये चोला रूलर्स ने पैट्रनेज किया था और उस टाइम में शिवा की ब्रॉन्ज की स्कल्पचर, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये शिवा नटराज की रूप में खड़े हैं, तो ऐसे ही अलग अलग स्कल्पचर उस वक्त उन्होंने ब्रॉन्ज के बनवाए। और ये 3 जगहों के नाम है चिदम्बरम, तंजावर और गोलकोंडाई चोलापुरम। किसने बनवाया था ये याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है चोला रूलर्स ने बनवाया था। किसका? शिवा का ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है। और ये इंस्पायर्ड था उन आर्टिस्ट से जिनका विजन था शिव जी का, यानी कि नयनार्स का विजन था कि वो इस तरीके से टेम्पल बनाना चाहते थे। बोथ नयनार्स एंड अलवर्स, यानी कि जो शिवा के सपोर्टर्स थे और जो विष्णु के सपोर्टर्स थे, रिवर्व्ड बाय वेल्ला पेजेंट्स, जो वहां के पेजेंट्स थे उनका भी उनको सपोर्ट मिल रहा था। नॉट सरप्राइजिंगली रूलर्स ट्राइड टू सपोर्ट एज वेल। चोला किंग ने खुद को क्लेम किया था कि वो डिवाइन सपोर्ट और प्रोक्लेम उनका पावर। किंग होता है ना, किंग को अपनी पावर दिखाने के लिए क्या करेगा किंग, तो किंग क्या करते थे, लैंड को ग्रांट पे देते थे, पहली चीज। दूसरा, टेम्पल्स बनवाया करते थे। तो किंग को अपनी पावर दिखाने के लिए ये सब चीजें करते थे, और ठीक उसी तरह से चोला किंग्स ने भी किया। उन्होंने अलग अलग अपना स्टेटस और अपनी पावर दिखाने के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत टेम्पल्स बनवाए, जिसमें बेहतरीन पत्थर लगे हुए थे, मेटल की स्कल्पचर्स बनवाए थे, पॉपुलर सेंट्स जो कि अलग अलग सॉन्ग्स गाया करते थे। उनका एक विजन था, उन्होंने सोचा था कि इस तरीके का मंदिर बनना चाहिए, उस तरीके का मंदिर उन्होंने बनवाया। किंग्स ने तमिल शिवा हाइन्स भी इंट्रोड्यूस की, जो कि गाई जाती थी टेम्पल्स में, और वो भी रॉयल पैटर्नेज थी।
कि जो किंग्स वगैरह ही उनको वहां पे पैसा दिया करते थे। टेकिंग द इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट, जो भी उस टाइम के टेक्स्ट हैं, क्योंकि मोस्टली ओरल थे या फिर अगर रिटन थे तो वो इकट्ठे नहीं थे, तो उन्होंने कोशिश की उन सबको इकट्ठा करने की। 945 के अराउंड टाइम पीरियड है ये, सजेस्टेड द चोला रूलर परंतका वन had consecrated metal image of Appar, Sambar and Sudar in Shiva temple। और ये अलग अलग फेस्टिवल ओकेजन्स पे ये सेंट्स थे, इनकी इमेजेस भी कैरी की जाती थी जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता था। तो आप देख रहे हो कि किंग्स बेसिकली अपनी पावर को शो करने के लिए टेम्पल्स बना रहे हैं और उनमें अलग अलग स्कल्पचर, मूर्तियां स्थापित करवा रहे हैं। ये हम तमिलनाडु की बात कर रहे थे, अब हम कर्नाटक चलते हैं। 12th सेंचुरी में एक मूवमेंट शुरू हुई थी कर्नाटक में, जो कि एक ब्राह्मण जिनका नाम था बसवना, उन्होंने शुरू की थी। ये माना जाता है कि ये कलचरी रूलर के मिनिस्टर थे और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो अपने आप को वीरशैवा कहते हैं, यानी कि हीरोज ऑफ शिवा, या फिर ये लिंगायत्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग, वो अपना ये वियर करते हैं उसको, ठीक है। तो ये अपने आप को लिंगायत कम्युनिटी बोलते हैं। लिंगायत आज भी कर्नाटक के रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। ये शिवा को शिवलिंग का फॉर्म होता है उस फॉर्म में ही पूजते हैं। मैन एक छोटा सा लिंग, शिवलिंग सिल्वर केस में, यानी कि चांदी के बने हुए ऐसे एक बॉक्स में वो एक लूप होता है, उसे अपने लेफ्ट शोल्डर पे बांधते हैं। जो जनगम और वेंडरिंग मॉन्क्स होते हैं वो दूसरे रिवर्ड, मतलब इस तरीके से वो भी इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। लिंगायत्स ये बिलीव करते हैं कि उनकी डेथ के बाद वो शिवा में ही यूनाइट हो जाएंगे और वो दोबारा वर्ल्ड में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि वो रीबर्थ में बिलीव नहीं करते हैं। और जो उनका फ्यूनरी हो, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका जो क्रीमेशन है, जैसे धर्म शास्त्र में प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे नहीं होता। जैसे कि बर्न कर दिया जाता है हमारे में, जो धर्मशास्त्र में लिखा गया है, मोस्टली यही हर हिंदू प्रैक्टिस में माना जाता है, लेकिन लिंगायत्स में वो बरी करते हैं आफ्टर डेथ। लिंगायत्स चैलेंज करते हैं कास्ट सिस्टम को और पॉल्यूशन को। वो ये कहते हैं कि जो सर्टेन ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स हैं उन पे वो इस आइडियोलॉजी को चैलेंज करते हैं कि तुम कैसे किसी को पॉल्यूटिंग या कैसे किसी को तुम लो कास्ट का कह सकते हो। वो रीबर्थ को भी नहीं मानते और वो उसे भी क्वेश्चन करते हैं। बहुत से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि जो शूद्र कम्युनिटी है या जिनको ब्राह्मण्स ने लो कास्ट दे रखी है, जिन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी में, वो लिंगायत से मिल गए। लिंगायत डिसअप्रूव करते हैं धर्मशास्त्र को। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में ऐसे नॉर्म्स लिखे गए हैं कि एक ऑर्डिनरी जो पीपल है उन्हें किंग्स को और सबको किस तरीके से क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। उसमें मैरिज के बारे में, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, री मैरिज ऑफ विडो, इन सब चीजों के बारे में भी कुछ रूल्स लिखे हैं, लेकिन लिंगायत्स इन्हें नहीं मानते। वीरशैवा ट्रेडिशन इज डिराइव फ्रॉम वचना, लिटरली सेइंग कंपोज्ड इन कन्नड़, जो कर्नाटक में भाषा चलती है। ये वुमेन एंड मेन जो इस मूवमेंट को ज्वाइन करते थे, उनके थ्रू उन्होंने जो कंपोजिशंस लिखी और गाई, वही एक कंपाइल करके वीरशैवा ट्रेडिशन में वचनास उन्हें कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा लिंगायत्स के बारे में है कि कैसे वो धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र को नहीं मानते, वो रीबर्थ को भी नहीं मानते, और वो ये मानते हैं कि उनकी डेथ के बाद वो कैसे शिवा से मिल जाएंगे, और वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने तमिलनाडु में देखा, हमने तमिलनाडु में अलवर्स और नयनार्स देखे, फिर हम कर्नाटक गए
कर्नाटका में हमने क्या देखा? तो कर्नाटका में हमने लिंगायत्स देखे। अब हम नॉर्थ इंडिया पे आ गए हैं। नॉर्थ इंडिया में भी विष्णु और शिवा एज अ डेटी वर्शिप किए जाते हैं टेम्पल्स में, और जो यहाँ के रूलर्स थे यानी कि जो पावर में हैं वो इन्हें सपोर्ट भी किया करते थे। ऑल्दो इस बात का कोई एविडेंस हिस्टोरियंस को नहीं मिलता, जैसे अलवर्स और नयनास के केस में हमें एविडेंस मिलता था कि जैसे जो चोला किंग्स थे उन्होंने टेम्पल्स को पैटर्नेज किया, इतने बड़े बड़े शिवा टेम्पल्स उन्होंने बनवाए, तो हमें दिखता था कि अच्छा मतलब कि रूलर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें इतना कुछ नहीं दिखता। जब हम 14th सेंचुरी के बाद की बात करते हैं तो कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो राजपूत स्टेट्स थी वो इमर्ज होने लगी और उसमें जो ब्राह्मण्स थे उनकी पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट थी, परफॉर्मिंग अ सेक्युलर एंड रिचुअल फंक्शनिंग। वो जो भी ब्राह्मण्स की ही सुप्रीमेसी थी। लिटिल और नो अटेम्प्ट टू चैलेंज देयर पोजीशन डायरेक्टली। साउथ में जैसे उनको चैलेंज किया जा रहा था, एक तरीके से प्रॉपर मूवमेंट चल रही थी, ऐसा कुछ भी हमें नॉर्थ में नहीं दिखता। यहाँ पे ब्राह्मण्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन दिखाई जाती है। रिलीजियस लीडर्स जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को नहीं बिलीव करते थे, जैसे कि नथ, जोगीज, सिद्धार्थ, ऐसे भी बहुत लोग थे। ये आर्टिसनल ग्रुप्स या वीवर ग्रुप से बिलोंग करते थे और धीरे धीरे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। इन्होंने अपने खुद की ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो जो भी ब्राह्मणिकल आइडियाज को नहीं मानता था, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल व्यूज कैसे कि वेदा को वुमेन और जो लोअर कास्ट वाले नहीं पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम और विडो रीमैरिज, सती प्रथा, जो भी इन सब चीजों को शायद नहीं मानते होंगे, उन सब ने विडो रीमैरिज तो शायद मानते हैं कि ये तो सही चीज है, बट सती प्रथा वगैरह ये सब चीजें जो प्रैक्टिसेस सही नहीं थी, मे बी जो वो नहीं मानते होंगे, उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाने शुरू किए और उन्होंने क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्योंकि वो आर्टिसंस थे तो उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए और वो अपना काम प्रोडक्शन अपना करने लग गए। धीरे धीरे वो अर्बन सेंटर्स में ग्रो होने लग गए और उन्होंने ट्रेड भी करना शुरू कर दिया। बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स साउथ की तरह नॉर्थ में भी वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे थे। उन्होंने एक्सप्रेस किया देमसेल्स, जो कि लैंग्वेज जो ऑर्डिनरीली बोली जा रही थी। आप कभी भी जब आप बुद्धिज्म में देखोगे या आप साउथ में जब हम तमिलनाडु में देख रहे थे, कर्नाटका में देख रहे थे, तो जो लैंग्वेज ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं वही लैंग्वेज में ही मोस्टली आपको वहां के टेक्स्ट मिलेंगे, क्योंकि लोग बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। तो वही बात थी कि लोग क्वेश्चन कर रहे थे वेदास की अथॉरिटी को उस ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो वहां के लोग बोला करते थे, और डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज वंस यूज्ड टुडे। हाउएवर इस बात की पॉपुलैरिटी थी, लेकिन ये वाले रिलीजियस लीडर्स जो क्वेश्चन कर रहे थे वेदा को या कास्ट सिस्टम को, जो भी वो क्वेश्चन कर रहे होंगे, वो कभी भी इतनी बड़ी पोजीशन नहीं ले पाए कि जो वहां के रूलिंग एलीट है, किसके, नॉर्थ के जो रूलिंग एलीट्स थे, उनका सपोर्ट कभी इन्हें नहीं मिला। नॉर्थ में हमेशा ब्राह्मण्स को ही सपोर्ट मिला। एक नया एलिमेंट आया, वो था तुर्क्स। जब तुर्क्स आए, विच क्यूमुलेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि हम 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे क्या हुआ कि मेनी ऑफ द राजपूत स्टेट्स की जो पावर थी वो खत्म हो गई, और इसके साथ साथ जो ब्राह्मण्स जो कि राजपूत स्टेट्स या किंग से कनेक्टेड थे, अटैच थे, या फिर उनके साथ उनकी भी पावर थी, उनकी पावर भी कम होने लग गई। और इसके कारण अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन्स भी आने लग गए, और इसके कारण आपको सूफीज, क्योंकि ये तो दिल्ली सल्तनत आए तो आपको यहाँ पे आप डेवलपमेंट ऑफ सूफी भी दिखेगा। ये अब हम आगे, क्योंकि आपका चैप्टर में भक्ति एंड सूफी है, तो भक्ति हो गया, अब हम सूफी कि अब आपने यहाँ से दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्शन देखा, और अब देखोगे आप कि कैसे न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक। अब आपको इस्लामिक ट्रेडिशन, यानी कि अब आपको यहाँ पे सूफी सेंट्स और इन सब चीजों के बारे में अब आपको आगे पता चलेगा। तो भक्ति एक पार्ट हमारे इस चैप्टर का हो चुका है। अब हम, जो कि आपका चैप्टर का नाम है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, अब हम सूफी ट्रेडिशन की बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। आज की वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। बुक से मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ, इसी का ही मैंने 15 मिनट्स का क्विक रिवीजन की वीडियो भी पहले बना रखी है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। एमसीक्यू अगर आपको करने हैं तो 50 एमसीक्यू की वीडियो भी मैंने इसी चैप्टर की डाल रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा ये सब लिंक्स। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तब भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।